Hello dear learners, myself Saloni Palipal, Faculty of Commerce at Institute for Excellence in Higher Education. I welcome you all in the GyanMake initiative of Institute for Excellence in Higher Education Bhopal, which is an initiative for ICT-based teaching, learning and evaluation. Topic for today's module is Income from House Property. This is the topic of BCom 4th semester's major paper, Income Tax. So let's start with it. Topics that we are going to cover today are learning outcomes, introduction, basis of charge of income from house property, types of house property, computation of let out house property, gross annual value, deductions for municipal taxes, deductions under section 24, practical question and a solution for it, links for further readings and references. And after studying this lesson, you will be able to describe the basis of charging income from house property to tax, explain the concept of annual value, state the deductions available under head income from house property, explain the procedure of computation of fully let out house property, and apply the provisions and rules of Income Tax Act in calculating taxable income from house property. First of all, let's understand about what is income tax. So basically the tax which is imposed on the income of a person is known as income tax, and it is a type of direct tax. And the provisions related to Income Tax Act are specified under Income Tax Act 1961. एंड इनकम टैक्स एक्ट 1961 में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि पर्टिकुलर पर्सन डिफरेंट सोर्सेज से जो इनकम अर्न करता है उसको हम 5 हेड्स में क्लासिफाई करके उसकी टैक्सेबल इनकम का कंप्यूटेशन करते हैं. वो कौन से 5 हेड्स हैं? लेट्स डिस्कस देम क्विकली. फर्स्ट है इनकम फ्रॉम सैलरी. सैलरी से रिलेटेड प्रोविजन सेक्शन 15 से 17 में स्पेसिफाइड है. सेकेंड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. इसके प्रोविजन सेक्शन 22 से 27 में स्पेसिफाइड है. थर्ड वन इज प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन and the provisions related to it are specified under section 28 to 44D. Next is capital gain. The sections related to it are 45 to 55 and the last head is income from other sources. इससे related sections हैं 56 to 59. तो ये 5 हेड्स होते हैं. इन 5 हेड्स में एक पर्टिकुलर पर्सन की टैक्सेबल इनकम कंप्यूट की जाती है और बाद में इन सारे हेड्स की टैक्सेबल इनकम को क्लब किया जाता है. उसे हम कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम. और ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस हटाने के बाद फाइनली हमारे पास आ जाती है टैक्सेबल इनकम, जिसे हम टोटल इनकम भी कहते हैं, और उस पर टैक्स इम्पोज किया जाता है. आज की इस वीडियो में हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो जैसा कि मैंने बताया था कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के जो प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 22 से 27 में गिवन है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के. First of all, let's understand about the basis of charge. Basis of charge is specified under section 22 of Income Tax Act 1961. बेसिस ऑफ चार्ज हमें ये बताता है कि किस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इस हेड में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी. तो इसके लिए 3 कंडीशंस होती हैं. लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. फर्स्ट कंडीशन इज दैट द हाउस प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग और लैंड एपर्टेनेंट दैट इज अटैच्ड देयरटू. यानी फर्स्ट कंडीशन ये है कि हाउस प्रॉपर्टी में एक बिल्डिंग हो सकती है और उसके साथ साथ जो अटैच्ड लैंड होता है उसको भी हम इंक्लूड करेंगे. अटैच्ड लैंड का मतलब है कंपाउंड एरिया, पार्किंग एरिया, प्ले एरिया या किचन गार्डनिंग एरिया. इन सब एरियाज को भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा. सेकेंड कंडीशन इज एसईसी शुड बी द ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी. यानी जिस पर्टिकुलर पर्सन का हम असेसमेंट कर रहे हैं वो पर्सन उस हाउस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए, तभी वो हाउस प्रॉपर्टी क्वालिफाई होगी फॉर बीइंग टैक्सेबल अंडर दिस हेड. थर्ड कंडीशन इज SEC should not carry on his or her business or profession in that house property. यानी जिस हाउस प्रॉपर्टी का हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं उस हाउस प्रॉपर्टी में अगर SEC अपना बिजनेस या प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहा है तो वो हाउस प्रॉपर्टी इस हेड में टैक्सेबल होने के लिए क्वालिफाई नहीं करेगी. तो ये 3 कंडीशंस होती हैं. अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम इस पर्टिकुलर हेड में टैक्सेबल होगी. Next is types of house property.
सो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हाउस प्रॉपर्टी को यहाँ पे 3 हेड्स में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट इज फुली लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, सेकंड इज फुली सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी एंड थर्ड वन इज पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। फुली लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी वो होती है जिसको आपने पूरा का पूरा लेट आउट किया है ना, मतलब कुछ भी पोर्शन आपने अपने खुद के लिए नहीं रखा, पूरा का पूरा आपने रेंट पे दे दिया। दूसरी होती है फुली सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, यानी ऐसी हाउस प्रॉपर्टी जिसको आपने अपने यूज के लिए रख रखा है, उसे आपने लेट आउट नहीं किया है। एंड थर्ड होता है पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, यानी ऐसी हाउस प्रॉपर्टी जिसके कुछ पार्ट में, कुछ पोर्शन में आप खुद रहते हैं और कुछ पोर्शन आपने लेट आउट किया है। तो तीनों ही हाउस प्रॉपर्टी का कंप्यूटेशन करने के जो प्रोविजंस हैं वो डिफरेंट है। आज की इस वीडियो में हम लोग फुली लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। फुली लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के जो प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में स्पेसिफाइड है। So this is the format which we will be using for computing the taxable income from house property. तो सबसे पहले हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू कंप्यूट करनी होती है, उसके बाद उसमें से हमें म्युनिसिपल टैक्सेस जो पे किए हैं उसका डिडक्शन मिलता है। फाइनली हमारे पास नेट एनुअल वैल्यू आ जाती है, उसमें से हमें दो डिडक्शंस मिलते हैं अंडर सेक्शन 24। एक होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू और एक होता है डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन, रिपेयर और रेनोवेशन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। ये दो डिडक्शंस माइनस करने के बाद फाइनली हमारे पास आ जाती है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलिए अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू का कंप्यूटेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे दो केसेस होते हैं। फर्स्ट केस, जब रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है तो वहां पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम तीन रेंट्स का यूज करते हैं। वो तीन रेंट्स कौन कौन सी हैं? पहली है फेयर रेंट, सेकेंड इज म्युनिसिपल रेंट एंड थर्ड वन इज एक्चुअल रेंट। इन तीनों रेंट्स को कंपेयर किया जाता है, तीनों में से जो भी हाईएस्ट अमाउंट आता है, जो भी मोर अमाउंट आता है, वो हमारी होती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब ये तीनों रेंट्स क्या हैं देखते हैं। फेयर रेंट, फेयर रेंट का मतलब क्या होता है कि जिस लोकेलिटी में आपका घर है, जिसको आपने लेट आउट किया है, उस लोकेलिटी में सेम काइंड ऑफ हाउस की क्या रेंट है, उसे हम बोलेंगे फेयर रेंट। ठीक है। नेक्स्ट होता है म्युनिसिपल रेंट। म्युनिसिपल रेंट मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटीज के द्वारा जो आपके घर का वैल्यूएशन किया गया है, उसे हम बोलते हैं म्युनिसिपल रेंट। और थर्ड होती है एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट यानी आपके टेनेंट से जो आप एक्चुअली रेंट रिसीव कर रहे हैं, उसे हम बोलेंगे एक्चुअल रेंट। तो यहाँ पर तीनों रेंट्स को कंपेयर किया जाएगा, तीनों में से जो भी ज्यादा अमाउंट आएगा वो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी। नेक्स्ट, अब अगर रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा तो यहाँ पर तीन रेंट्स जो अभी हमने डिस्कस करी, उसके साथ साथ एक और एडिशनल रेंट आ जाती है जो कि है स्टैंडर्ड रेंट। तो यहाँ पे टोटल 4 रेंट्स हो जाएंगी। अब जब 4 रेंट्स हमारे पास अवेलेबल होगी तो हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट को कंपेयर करेंगे। दोनों में से जो भी मोर अमाउंट आएगा उसे हम ले लेंगे। अब मोर अमाउंट और स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड रेंट और मोर अमाउंट में से जो भी लेस अमाउंट आएगा उसको हम लेंगे। लेस अमाउंट और एक्चुअल रेंट को कंपेयर करेंगे। दोनों में से जो भी मोर अमाउंट आएगा वो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी। तो इस तरीके से हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू का कंप्यूटेशन करेंगे जब हमें स्टैंडर्ड रेंट भी गिवन होगी। स्टैंडर्ड रेंट गिवन है, इसका मतलब है कि रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू कंप्यूट करनी होती है और उसके दो तरीके हैं। अगर रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा तो हम तीन रेंट्स लेंगे, फेयर रेंट, म्युनिसिपल रेंट एंड उसके साथ साथ एक्चुअल रेंट। तीनों को कंपेयर करेंगे, तीनों में से जो ज्यादा अमाउंट आएगा वो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी। और जब रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल होगा तो यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपैरिजन करना होता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डिडक्शन फॉर म्युनिसिपल टैक्सेस। ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बाद हमें म्युनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन मिलता है। इससे रिलेटेड दो पॉइंट्स हैं जो कि हमें ध्यान रखने होते हैं। पहला पॉइंट ये है
कि म्युनिसिपल टैक्सेस जो आप पे करते हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस क्या होते हैं? लोकल टैक्सेस जो हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को या म्युनिसिपैलिटीज को पे करते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स, उसे हम बोलेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस, है ना। तो जो म्युनिसिपल टैक्सेस पे किए गए हैं उसका डिडक्शन जो मिलता है उससे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला यह है कि डिडक्शन इज अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस नॉट ड्यू बेसिस, यानी कि अगर आपने एक्चुअल पेमेंट किया है म्युनिसिपल टैक्सेस का तो ही आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, नहीं तो आपको, अगर आपने पेमेंट नहीं किया, अमाउंट ड्यू है, तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि पेमेंट शुड बी मेड बाय द ओनर नॉट बाय द टेनेंट, यानी कि जो म्युनिसिपल टैक्सेस का पेमेंट है वो ओनर के द्वारा किया जाना चाहिए, अगर टेनेंट ने पे किया है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलता है। म्युनिसिपल टैक्सेस डिडक्ट करने के बाद हमारे पास नेट एनुअल वैल्यू आ जाती है। अब नेट एनुअल वैल्यू में से हमें सेक्शन 24 में दो डिडक्शंस मिलते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक होता है इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलता है? 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन कितना मिलेगा? तो जितना भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं या जितना भी इंटरेस्ट आपका ड्यू है उसका डिडक्शन आपको पूरा मिलता है। यानी यहाँ पर जो डिडक्शन है वो एक्रूअल बेसिस पे मिलता है, एक्चुअल पेमेंट किया जाए ये जरूरी नहीं है, और जितना पेमेंट आप करेंगे उसका पूरा डिडक्शन मिलेगा। अब इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सी वाली होनी चाहिए? तो वो लोन जो कि आपने अपने हाउस प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर के लिए या रेनोवेशन के लिए लिया है, उस पर्टिकुलर लोन के लिए जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसका डिडक्शन आपको सेक्शन 24 सब सेक्शन बी में मिलता है, ठीक है। तो सेक्शन 24 में आपको दो डिडक्शंस मिलेंगे, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, और एक मिलेगा डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन, रिपेयर और रेनोवेशन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी और परचेज ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, ओके। और जो डिडक्शन इंटरेस्ट का मिलता है वो एक्रूअल बेसिस पे मिलता है, यानी अगर ड्यू है अमाउंट तो भी आपको डिडक्शन मिलेगा, जरूरी नहीं है कि आपने उसका एक्चुअल पेमेंट किया हो। Okay. Now let's solve a practical question related to computation of let out house property. So here in this question, they have asked us to compute the taxable income from house property from the following particulars. Fair rent rupees 60,000, municipal valuation 70,000, actual rent 48,000, standard rent 84,000, municipal taxes paid by tenant 8,000, paid by owner 6,000, total amounts to 14,000. Interest paid on loan taken for construction 10,000. So these are the particulars which have been provided to us. Now with the help of this information, let's calculate the taxable income from the let out house. So this is the format that I have already explained you earlier. So let's calculate it in the following format. First of all हमें gross annual, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू कंप्यूट करनी है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कंप्यूट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि दो डिफरेंट केसेस होते हैं। अगर रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है तो वहां पर हम तीन रेंट्स को कंपेयर करते हैं, और अगर रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल होता है तो हमें स्टैंडर्ड रेंट भी गिवन होती है और उसके साथ हमें कंपेरिजन करना होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि हमें स्टैंडर्ड रेंट भी गिवन है, तो यहाँ पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू कंप्यूट करने के लिए हम सेकेंड वाली मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले हम फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट को कंपेयर करेंगे, दोनों में से जो लेस अमाउंट आएगा वो ले लेंगे। तो यहाँ पर फेयर रेंट है 60,000, म्युनिसिपल रेंट है 70,000, दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों में से जो मोर अमाउंट आएगा उसे हम ले लेंगे। तो यहाँ पे मोर अमाउंट आ रहा है 70,000। अब 70,000 और स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करेंगे, दोनों में से जो भी लेस अमाउंट आएगा उसको हम लेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मोर वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट में से जो लेस अमाउंट है वो है 70,000, तो उसको ले लेंगे हम। अब लेस वैल्यू और एक्चुअल रेंट को कंपेयर करेंगे, दोनों में से जो मोर अमाउंट आएगा वो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों में से जो मोर अमाउंट आ रहा है वो है 70,000, तो 70,000 हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने ग्रॉस एनुअल वैल्यू कंप्यूट कर ली। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई हमारी 70,000। अब इसके बाद हमें किसका डिडक्शन मिलता है? म्युनिसिपल टैक्सेस का, और उसका जो प्रोविजन है वो मैंने आपको बताया था कि म्युनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन तभी मिलता है जब एक्चुअल पेमेंट किया गया हो बाय द
ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो टोटल म्युनिसिपल टैक्सेस पे किए गए हैं वो है 14,000, उसमें से टेनेंट ने 8,000 पे करे हैं और ओनर ने 6,000। तो केवल जो ओनर ने पे करे हैं उसका डिडक्शन मिलेगा, तो 6,000 यहाँ से लेस हो जाएंगे, हमारे पास नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी 64,000। अब जो नेट एनुअल वैल्यू है उसमें से हमें दो डिडक्शंस मिलते हैं, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक इंटरेस्ट ऑन लोन का। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आ जाएगा 30% ऑफ 64,000 एज 19,200। फिर इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का हमें डिडक्शन मिलेगा 10,000 का। फाइनली हमारे पास आ जाएगी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विच इज 34,800। ओके, तो इस तरीके से हम टैक्सेबल इनकम का कंप्यूटेशन करते हैं इन केस ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। Okay, now let's quickly revise whatever we have discussed here in this video. So first of all, we discussed that income from house property is taxable under this head if three conditions specified in section 22 of Income Tax Act 1961 are satisfied. Then we discussed that from tax point of view, house property is of three types: fully let out house property, fully self-occupied house property, and partly let out and partly self-occupied house property. And an SEC can claim deduction for interest on loan taken for construction, purchase or repair of house property under Section 24 of Income Tax Act 1961. Then we discussed that deduction for municipal taxes is allowed only if it is actually paid by the owner, not by the tenants. Now, these are the links for further readings. And these are the references. Now, multiple choice question. First question. Provisions related to income from house property are given under which section of Income Tax Act 1961? A option section 21 to 27, B option section 22 to 27, C option section 15 to 17, D option section 28 to 44. So the correct answer for it is B, section 22 to 27. Now second question. Standard deduction allowed under section 24 of Income Tax Act 1961 from net annual value is A option 30% of net annual value, B option 20% of net annual value, C option 50% of net annual value, and D option 60% of net annual value. So the correct answer is A, 30% of net annual value. So thank you students. Hope you have enjoyed.